ये जो सेक्टर्स हैं जिनमें अच्छे इंक्रीमेंट की ऑन एन एवरेज 9.5% है, लेकिन एक सेक्टर है जैसे ऑटो, यहाँ 10% की उम्मीद जताई है इस सर्वे में। ऑटो सेक्टर को हम कैसे देखें? इन ऑल अच्छा रहा ऑटो सेक्टर के लिए ये साल, अब ईवी में धीरे धीरे शिफ्ट्स हो रहे हैं, क्यों वहां पर इतने ज़्यादा इंक्रीमेंट की उम्मीद है कि 10% जो कि मैक्सिमम है? देखिए, अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं तो जनरली लोग ऑटो सेक्टर को सिर्फ कार से जोड़ के रखते हैं, बट मुझे ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा है। ये एक्चुअली पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, जिसमें कार्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, माइनिंग एंड अर्थ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं। ये सारा का सारा ऑटो सेक्टर में आता है। और अगर आप देखें इंडिया का, अगर एक सेंट्रली सिचुएशन देखें आज के डेट में, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि वहाँ बहुत तरह के इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट, चाहे वो आपको ट्रक्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं। फार्मिंग हमारे यहाँ एडवांस होती जा रही है, फार्मिंग इक्विपमेंट में स्कोप बढ़ता जा रहा है। टू व्हीलर में हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आज के डेट में। हमारे लोकल कंपनी जो है, ये हीरो और ये जितनी कंपनीज है, ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं टू व्हीलर के वर्ल्ड में, वन ऑफ दोज बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं। और कार में हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। एक ट्रांजिशन उसमें क्या आया है आज के डेट में, हर चीज ट्रांजिट हो रही है टुवर्ड्स द, आज के डेट में बोले तो ईवी की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जा रही है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो वहां पे एक टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन हो रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी डोमेन या इंडस्ट्री में, तो वहाँ का जो बेस्ट टैलेंट होता है वो ही माइग्रेट करता है उसमें, क्योंकि वहाँ एक बहुत सारा काम आ जाता है नया। आपको पुरानी लेगेसी टेक्नोलॉजीज को धीरे धीरे छोड़ के नई टेक्नोलॉजी पे जाना है, और आपके पास लोग हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्रीज हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं। तो सारी दुनिया आपके तरफ देखती है। जैसे आज के डेट में हम कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो देखते हैं कि अच्छा, अब इंडिया पे हम रिलाई कर सकते हैं। जो भी कंपनीज है, पहले कुछ चाइना में जाती है, इंडिया पे रिलाई कर सकते हैं। तो ये जो सेक्टर ग्रो करने के रीजंस है, एक तो हमारी लोकल डिमांड काफ़ी बढ़ी है, हमारे यहाँ कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ा है। नंबर टू में हम एक्सपोर्ट में हर डोमेन में बढ़ते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली लोग तो चाहिए हमें उस डोमेन में। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल कंपेयर टू आईटी, ई कॉमर्स के कंपेयर में थोड़ा इग्नोर रहा था। जब वो दो सेक्टर बूम कर रहे थे तो थोड़ा इग्नोर रहा था। तो आज के डेट में जब वहां हिट लगा है थोड़ा सा, तो ये सेक्टर्स बूम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल अपने टॉप पे है। उसका रीजन ये है कि हम अपने लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे यहाँ मार्केट बढ़ रहा है, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नई कैटेगरीज आ रही हैं, हम असेंबल कर रहे हैं, हम दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ हब बनते जा रहे हैं। पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र में देखिए तो बहुत बड़ा हब बना है, गुजरात में ऑटोमोबाइल का हब बना है, चेन्नई बहुत बड़ा हब ऑलरेडी है, बैंगलोर हब है, दिल्ली एनसीआर हब है। तो पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल का हब बनता जा रहा है। और इस हब में बहुत सारे लोगों की डिमांड है। और सैलरी इंक्रीज और डोमेन में अगर नहीं करेंगे तो एक वही बच्चा सेम इंजीनियरिंग कॉलेज से आके अगर आईटी या ई कॉमर्स में चला गया तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये सेक्टर्स जितना अच्छा करते जा रहे हैं, इनमें प्रॉफिटेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट बढ़ेगा। अभी और भी बढ़ेगा मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन होगा, शायद अगले साल या उसके अगले साल, जब तक पूरा ईवी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन वेस्ट व्हीकल्स आ जाएंगे, तो और भी यहाँ पे मुझे लग रहा है सैलरी और डिमांड दोनों बढ़ेगी। ये बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि ये मार्केट का इंटीग्रेशन है। और शायद हम वो वन ऑफ द टॉप टॉप 1-2 कंट्रीज हैं जो आज के डेट के ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी राइट। ईवी आया, हमने बोला हम करेंगे, हाइड्रोजन जी, आया, हमने बोला हम करेंगे। तो शायद यही हम वजह है कि टॉप इस रनर है। सेक्टर में इतना इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है जो टेबल को टॉप कर रहा है। सुमित जी, एक खबर आज मैं पढ़ रहा था कि 2024 में जो बेस्ट पे मास्टर्स रहे वो स्टार्टअप्स रहे, और वो भी खास तौर पे ये जो डिलीवरी या क्विक कॉमर्स या इससे जुड़े हुए स्टार्टअप्स रहे। लेकिन इस लिस्ट में खैर मैं उनके नाम नहीं देख रहा हूँ टॉप में। अगले जो दो सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग, लगभग ऑटो की के पैरेलल ही आप मान लीजिए। जैसा अभी सुनील जी हमें समझा रहे थे कि किस तरीके से डिमांड और फिर उसकी सप्लाई और हम कहाँ खड़े हैं पूरी दुनिया में, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, जहाँ पर एक बड़ा तबका एम्प्लॉय होता है। हम कई बार हमारे पास बहुत ग्लिटरिंग सेक्टर्स होते हैं लेकिन शायद उसमें एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, लेकिन ये तो ऐसा एक तबका है जहाँ पर शायद एक वैरायटी ऑफ लोगों को जॉब्स मिलती है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। बिल्कुल, अगर जो आप देखिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग को लेके, जैसे अभी सुनील जी ने भी बोला, वी आर, हम जो भी देखते हैं, हम जैसे ईवी बनाना चाहते हैं या हाइड्रोजन, सब में हम अव्वल नंबर पे रहे हैं। पीएलआई के बाद जो हमारा मेक इन इंडिया का मिशन था, उससे भी एक
एक्सलरेशन ग्रोथ जो है देखा है पिछले 3 सालों में। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो हो गया, आई थिंक जितनी ग्रोथ हम आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देख रहे हैं या हेवी इंजीनियरिंग में देख रहे हैं, प्योरली इट्स जो पॉलिसी के जो हमने पीएलआई के अंतर्गत जो हम देख रहे हैं, उसके वजह से जो स्पेशली जो रूरल लोग जो थे, आई थिंक उनको एक एम्प्लॉयमेंट, मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से जो है आप देखिए डिमांड सिर्फ एक जो मैन्युफैक्चर में एक और एक ट्रेंड आ रहा है कि जो जहाँ सिर्फ पुरुष लोग होते थे जो कोर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में, आज की तादाद में वहां पे इवन महिलाओं के लिए रिक्वायरमेंट भी जो है बढ़ती जा रही है, बिकॉज जो इन कंपनियों को स्किल्ड लोग चाहिए। तो आज की डेट में जॉब जो है वो एक जेंडर पे निर्भर नहीं कर रही है, जबकि आप देखेंगे वहां पे इवन महिलाओं के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जहां पहले सिर्फ पुरुषों के लिए हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि हाँ, यही कंपनियां जो हैं काफी ऐसे इनिशिएटिव लेंगी स्किल डेवलपमेंट में, जहां के आपके रूरल और रिमोट जो लोग थे जिनको जॉब्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहता था, उनके लिए कैसे अब ये आसान होता जाएगा थ्रू द अप्रेंटिसशिप लेके और फिर मेन स्ट्रीम जॉब में आके। जी सुनील साहब, आपने कहा था कि कुछ एक सेक्टर्स का आप जिक्र कर रहे थे कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब काफ़ी मौके रहेंगे या यहाँ पर अच्छे पे स्किल्स रहेंगे। वो कौन से सेक्टर्स हैं आज की तारीख में? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली मेरे लिस्ट में सबसे ऊपर था जिसका आपने नाम लिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव वर्क है और बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है वो मार्केट में। और जैसा भी बताया कि टीयर 2 टीयर, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कभी भी मेट्रो सिटी में नहीं होता, तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव है, बट वहाँ पे अगर इंगेजमेंट देखें फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से तो बहुत बड़ा होता है। नंबर 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में स्पेंड हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मतलब ये कुछ है कि अमेजिंग मतलब नंबर्स हैं। अगर आज के डेट पे देखा जाए तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट देश की पूरे वर्ल्ड की भी आर नंबर 1 नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग हर चीज में हम नंबर 1 से 3 के बीच में ही है, चाहे वो रेल हो, एयरपोर्ट्स हो, या रोड हो, या कोई भी ट्रांसपोर्ट आ रहा है, वाटरवेज ट्रांसपोर्ट है। आज के डेट में क्या देख रहे हैं कि हर कंपनी का फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा जा रहा है। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो एविएशन से अगर एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेंशन हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कंपनीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की कंपनीज हैं, या उनसे रिलेटेड जो को रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, जितनी भी चीजें, उस मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम इंपैक्ट हो रहा है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से। वहां पे काफी ज्यादा डिमांड बढ़ी है, और एग्जिस्टिंग लोगों को रिटेन करने के लिए और उनकी तनख्वाह, जो अच्छे लोग हैं उनको रिजनेबल तनख्वाह देके 10 की जगह 15, 20, 22, 25% भी देके उसको किसी न तरह से कंपनी चाह रही है जो उनके बेस्ट रिसोर्सेस हैं, नॉलेजेबल रिसोर्सेस हैं, रिटेन करें, जिससे कि जो लोग अभी काम कर रहे हैं वहां पे वो अपने कस्टमर को सर्विस दे सके, सप्लाई दे सके, डिमांड पूरी कर सके। तो ये इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग है आज के डेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हेल्थ केयर में हम देख रहे हैं फार्मा, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर में काफ़ी डिमांड बढ़ी है। वहाँ पे कंसिस्टेंसी से डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोग हमारे यहाँ कोविड के टाइम पे थोड़ा कम हुआ था, बट उसके बाद काफ़ी लोग आ रहे हैं, और इंडिया का हेल्थ सिस्टम काफ़ी रॉबस्ट है, काफ़ी फास्ट है, और मुझे लगता है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा जो मैं 2-3 रोजी सेक्टर को छोड़ने के बाद हर जगह एक मूवमेंट देख रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत सारे ग्लोबल, जितने भी वर्ल्ड के ग्लोबल बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन है, वेल्स फार्गो है, एचएसबीसी है, सिटी, इनके 50-50 हजार लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम को संभाल रहे हैं यहाँ बैठ के। बैंगलोर में, पुणे में, दिल्ली एनसीआर में, हर जगह लोग बैठे हुए हैं। जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज हैं, पेमेंट्स की कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं, उनको ऑफशोर सेंटर्स हैं, रिटेल, बड़े बड़े रिटेल की कंपनीज है, वॉलमार्ट है, टारगेट है, टेस्को है, इन सब के ऑफशोर सेंटर इंडिया में बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या था कि सिर्फ सर्विसेज तक लिमिटेड था, कि आईटी और फाइनेंस, अकाउंट्स, लीगल प्रोसेस तक, बट अब ये कोर इंडस्ट्री यहाँ बननी शुरू हो गई है, जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। फार्मा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंजीनियरिंग हो, ट्रांसपोर्ट के अंदर ऑटोमोटिव, लोकोमोटिव एंड एविएशन। लोकोमोटिव में इतनी डिमांड बढ़ी है कि लोकोमोटिव की एंसिलरीज कंपनीज जो सिग्नल्स बनाती हैं, रोलिंग स्टॉक्स बनाती हैं, जो भी छोटे छोटे चीजें बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, वहाँ डिमांड बढ़ी है। और उस डिमांड की वजह से वहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग चाहिए,
और उस स्पेशलिस्ट लोग की वजह से उनकी कंपनी उनको वैल्यू दे रही है, और उनकी कंपनी नहीं देगी तो कोई दूसरा हायर कर लेगा उनको। कमाल की बातें हैं ये जो आप बता रहे हैं। मतलब देखिए, कहाँ तो हम कई शोज कर रहे हैं, बातें हो रही हैं कि एआई और उनसे रिलेटेड जॉब्स, इतनी देर तक हमने उनका कहीं जिक्र नहीं किया। आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंसिलरीज, इंजीनियरिंग, मतलब ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, वहीं पे इतना कुछ काम हो रहा है, वहीं पे इतने अच्छे जॉब्स हैं और वहाँ पर इतने अच्छे इंक्रीमेंट की उम्मीद की जा रही है। तो हर नए सेक्टर के लिए जगह होती है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनली भी मार्केट अच्छा है, ये शायद यहाँ से देखना पड़ेगा। चैलेंजेस हमेशा आते हैं, लेकिन फिर भी एक स्टेबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। रिपोर्ट तो यही कहती है और आप लोगों की बातें भी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन अब अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो क्या करना होगा, तो चलिए थोड़ी इंडिविजुअल लेवल पे बातचीत करते हैं। क्या ये जो नए स्किल सेट्स हैं उनमें एआई भी इंक्लूड है और भी दूसरी चीज़ें हैं, ये आपके प्रमोशन में रोल प्ले करेगी? मतलब हम कई बार आपसे ये पूछते हैं कि आप कैसे करें कि आपको एक बेहतर इंक्रीमेंट मिले या बेहतर चीज़ें मिले, तो अपस्किल तो उसका सीधा सीधा जवाब है, और आपको उसके साथ क्या करना है? देखिए, मैं तो स्पेशली जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल, माइन, या जितनी भी इंडस्ट्री है, मैं बोलता हूँ एआई को कैलकुलेटर की तरह ट्रीट कीजिए। पहले लोग कॉपी पे लिख के शायद पूरा टेबल बना के कैलकुलेशन करते थे। जब कैलकुलेटर आया तो 3-4 बटन दबा के शायद वो काम हो जाता था। तो एआई आपके जॉब को बेटर करेगा, खराब तो नहीं करेगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हर ह्यूमन से एक्सपेक्टेड है, कि आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाइए। और इंटेलिजेंस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले जो भी काम करते हैं उसमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ इनोवेट करने का मौका मिलेगा, कुछ भी कर रहे हैं। नंबर 2 में उसके बारे में आज के डेट में ऑनलाइन फ्री भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप उसको जाके पढ़िए और उससे कुछ रिलेटेड, अगर कुछ छोटे मोटे 200-400 रुपए देके, 500 रुपए देके कहीं कोई पेड कोर्स होता है तो कोर्स करके सर्टिफिकेट भी जनरेट कीजिए। वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा, आपके आपके प्रोफाइल को रिच करेगा, और उस नॉलेज को आप कहीं ना कहीं लेके पार्टिसिपेट करें। इन द सेंस कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिबेट है, डिस्कशंस है, या काम करने का तरीका है, या इनपुट है, उसमें आप डिबेट करें, इनपुट करें, आप अपना जेन्युइन इनपुट दें। मुझे लगता है कि बहुत बार हम इस चीज़ों पे मिस कर जाते हैं। हम जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस और शायद एम्प्लॉयर या मैनेजर की एक्सपेक्टेशन बोले, वो शायद थोड़ा मिसमैच चलती है। मुझे लगता है कि आप अपना बेस्ट दीजिए और उसके बाद लेट्स वेट द अदर्स टू गिव द बेस्ट। मतलब फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट कीजिए कि वो क्या करते हैं। आई एम श्योर दे विल डू समथिंग और दे विल फाइंड सम वैल्यू। कुछ ना कुछ आप में वो एक बहुत ही वैल्यू देखेंगे। ये हर आदमी के लिए, हर रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको वैल्यू नहीं देते तो कोई दूसरा वैल्यू देगा आपको। आपकी वैल्यू तो बढ़ गई ना। ये तो नॉलेज है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, ये तो कुछ ना कुछ है जिसको अगर आप गेन कर लेते हैं तो उस वैल्यू पे, उस इंपॉर्टेंस पे आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट है, प्रमोशंस है, ग्रोथ है, परफॉर्मेंस, हर चीज आपकी अच्छी होगी। तो आपको रेगुलर अपग्रेड करने की जरूरत है। आज के डेट में एआई टेक्नोलॉजी आई है, कल को कोई और नए नाम से नई टेक्नोलॉजी आएंगी। टेक्नोलॉजी ह्यूमन ही इनोवेट करता है और इसका इनोवेशन होता रहेगा, और अच्छा है कि होता रहे। ये हमें बेहतर बनाएगा, बट आप अच्छा, उसको पीछे छोड़ सकते हैं एज ए पर्सन। जी जी, एक सवाल मेरे मन में जो आप दोनों से ही उसके जवाब में क्विकली चाहूंगा कि इन दिनों एक बहस बहुत ज़्यादा चल गई है, कोई 70 घंटे बोलता है, कोई 90 घंटे बोलता है। तो सुनील साहब, आपकी राय? देखिए, मैं तो ये बताऊंगा इसके अंदर में प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली मैटर करती है, बट आप हर आदमी के हर मिनट की वैल्यू कर दीजिए, उसकी पे पर मिनट कर दीजिए उसका सिस्टम। मुझे लगता है आपको 90, 95, 70 कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको उसके हर मिनट का पैसा दीजिए। आप उसको डिफाइन कर दीजिए उसके हर मिनट की वैल्यू, और आप उसको पे कीजिए। और देखिए, खुशी खुशी सारे डिबेट खत्म हो जाएंगे। किसी को कोई कंप्लेन नहीं होगी। जिसको 70 करना होगा 70 करना होगा, जिसको 40 करना होगा 40 करना होगा, कुछ 100 भी करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ, आप जो इंडिविजुअल के आवर्स आप चाह रहे हैं उसकी मिनट की उसको वैल्यू दीजिए। सारा लड़ाई झगड़ा उसी का है। अगर आप उसके हर मिनट की वैल्यू देते हैं तो बिलीव मी, कोई डिबेट नहीं होगा, और हर कोई हैप्पीली अपने टाइम को प्रोडक्टिव करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहेगा। आप उसके मिनट का पैसा दीजिए, वो काम करेगा। 90 क्यों, 95 भी देगा आपको, 100 भी देगा। बट अगर आप उसको बोलेंगे नहीं, हम पैसे तो 40 घंटे के देंगे आपको, आप काम 90 घंटे कीजिए या 80 घंटे कीजिए, तो वो अनरिजनेबल है। मुझे लगता है वो रिजनेबल नहीं है। आप उसको 90 घंटे, उसके हर एक मिनट की आप वैल्यू बना दीजिए, और वो जितने मिनट देता है उतने मिनट का पैसा दीजिए। मैं तो घंटा भी नहीं, मैं तो मिनट की बात कर रहा हूँ। देखिए, सारे डिबेट, किसी को कोई कंप्लेन नहीं होगी। आज की डेट में भी होता है ना कि हर आदमी कोई ज्यादा मेहनत करता है, किसी को ज्यादा कमाना है, किसी को कम कमाना है, वो कम मेहनत करता है। अलग अलग तरह के लोग हैं। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी इंडिविजुअल को उसके हर मिनट का पैसा देता है तो कभी भी ये डिबेट दोबारा होगी ही नहीं कि आपको कितने घंटे करने चाहिए।
वो उसको जी। जितना लग रहा है उतने घंटे वो कर रहा है, उतना वो कमा रहा है। ज्यादा घंटे दे रहा है तो ज्यादा कमा रहा है। बहुत सिंपल है। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, बट उसके हर मिनट की वैल्यू भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको ये राइट नहीं बोल सकते कि आपकी तनख्वाह तो इतनी ही है, बट आप मुझे 90 घंटे दीजिए या 100 दीजिए या 70 दीजिए, जी, वो व्हाट योर रिजनेबल पॉइंट। नहीं है। राइट तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर, ठीक है, ऑन एन एवरेज तो काम करने के घंटे होते हैं उतने आपको करने हैं, एक अलग डिबेट है ये तो, क्योंकि मैंने यहाँ चलते चलते सवाल पूछ लिया, लेकिन अपने काम को प्रोडक्टिव बनाइए जितना भी आप काम कर रहे हैं, प्लस जो कुछ स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि काम भी सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं ना आप किसी जगह पे, वो एक पूरा इकोसिस्टम है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन कितना प्रभावी है, कितना काम का है, कितना आउटपुट देता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अच्छी खबर यह है कि आपके इस साल इंक्रीमेंट्स अच्छे होने वाले हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है वो भी हमने बता दिया, तो एक और अच्छी खबर, बाकी सब कुछ आपके हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का ये सारी बातें हमारे साथ करने के लिए और हमें ये बताने के लिए। नमस्कार।